नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अजीत पवार को आप कैसे देखते हैं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप पवार के साथ साथ पावर को कैसे देखते और समझते हैं। पावर के साथ साथ आप भारत को कैसे देखते हैं, इस पर भी निर्भर करता है। भारत को देखने का एक नया चश्मा आपको देता हूं। इस चश्मे से आपको एक दूसरा भारत दिखेगा, बल्कि वही पहला भारत है। इस भारत में जो भी किसी को ठग रहा है, वह भी किसी से ठगा जा रहा है। जो किसी से वसूल रहा है, वो भी किसी को दे रहा है। इसलिए मैं भारत को ठग प्रधान देश भी कहता हूं। अगर आप कमजोर हैं तो आपको कोई भी ठग सकता है। आप पावरफुल हैं तो आप भी किसी को ठग सकते हैं, बल्कि जिसने भी आपको ठगा है उसे भी ठग सकते हैं। तो ठगना और ठगा जाना ही भारत में न्याय का मूलभूत आधार है। अब इसी आधार पर मेरा एक अनुत्तरित सवाल है। अजीत पवार ने इनकम टैक्स विभाग को ठग लिया या इनकम टैक्स विभाग ने अजीत पवार को ठगा था? 2019 से महाराष्ट्र की राजनीति तीन लोगों के बीच घूम रही है। देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। इन तीनों में से दो एक दूसरे के अंडर में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक दूसरे के मुख्यमंत्री भी। जैसे देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के अंडर में उप मुख्यमंत्री, तो अब एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के अंडर में उप मुख्यमंत्री हो गए हैं। मगर अजीत पवार इन दोनों के उप मुख्यमंत्री ही रह गए। अजीत पवार ने इस पद पर रहते हुए जो हासिल किया है, वो उन्हें जेल भेजने की धमकी देने वाले देवेंद्र फडणवीस भी हासिल नहीं कर सके, एकनाथ शिंदे भी हासिल नहीं कर सके। आयकर विभाग ने कथित रूप से 1000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली थी, लेकिन 3-4 साल बाद अजीत पवार के खिलाफ केस ही बंद कर दिया गया। छापे के वक्त की खबरों को देख रहा था गूगल सर्च के जरिए। तब गोवा में रिसोर्ट, दिल्ली में ऑफिस और घर, और इन सब के अलावा महाराष्ट्र में 27 ठिकानों पर जब्ती हुई थी। इसके पहले, यानी इन छापों के पहले, मुंबई में 184 करोड़ के काले धन के एक मामले में भी उनका नाम आया था। उस समय एक ही दिन में सीबीडीटी ने मुंबई, बारामती, पुणे, गोवा और जयपुर में 70 जगहों पर छापे डाले थे। उसमें भी पवार का नाम था। इतना सब हुआ और अब खबर आ गई कि केस बंद हो गया। यह भारत में आयकर विभाग द्वारा प्रताड़ित और फिर बाद में प्रमाणित ईमानदारी की सबसे बड़ी घटना है। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आयकर विभाग इस देश में आपकी 1000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ले तो आपकी क्या हालत होगी? आप लग जाएंगे हर शनिवार, मंगलवार और हर बार कबूतरों को दाना खिलाने। इस वीडियो में तो लोग शौक से दाना खिलाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर आप देखेंगे कि केस, मुकदमे और जीवन से परेशान लोग कबूतरों को दाना डालने आ रहे हैं। उनकी हालत ये हो जाती है कि कबूतरों को खिलाते खिलाते खुद भी वही दाना खाने लायक हो जाते हैं। भारत के हाई कोर्ट में 62,000 मुकदमे ऐसे हैं जो 30 साल पुराने हैं। क्या पता ये लोग भी कहां कहां दाना खिला रहे हों। लाखों लोग अंडर ट्रायल हैं। उनके परिवार वाले हर रंग के जानवर और हर तरह की पक्षी को दाना खिलाते खिलाते थक गए होंगे, लेकिन उनका नसीब अजीत पवार जैसा नहीं निकला। इन सभी को कबूतरों का चक्कर छोड़कर अजीत पवार के चक्कर लगाने चाहिए। उनसे ही पूछना चाहिए, इस भारत में आप कैसे केस मुकदमों से मुक्त हो गए? आपके खिलाफ 1000 करोड़ का केस आयकर विभाग ने बंद कर दिया। किस कबूतर की वजह से ऐसा हो गया? उन्हें अजीत पवार से पूछना चाहिए, इतने बड़े बड़े केस से मुक्ति के लिए उन्होंने क्या क्या किया? क्या कबूतरों को दाना खिलाया या कबूतरों को ही अपना दाना बना लिया? इसलिए अजीत पवार की बात होनी चाहिए। उनकी केस मुक्ति को एक राष्ट्रीय उम्मीद की तरह देखना चाहिए। जिस दिन अजीत पवार के खिलाफ आयकर विभाग ने केस बंद किया, उसे भारत में नेशनल केस मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाए।
उनके खिलाफ केस का बंद हो जाना एक घटना नहीं है, उससे भी बड़े लेवल की परिघटना है, यानी योजना से भी ऊपर की चीज परियोजना है। अजीत पवार के खिलाफ केसों का बंद होते जाना और चुनाव में उनकी पार्टी की सीटों का बढ़ते जाना बता रहा है कि हमें राजनीति को नहीं बल्कि भारत की कार्यपालिका, न्यायपालिका को देखने का नजरिया दुरुस्त कर लेना चाहिए। हम जो देख रहे हैं वह दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर का यह पहाड़ है जहां से किसान दिल्ली नहीं जा सकते और जिसे पार कर राहुल गांधी संभल नहीं जा सकते। उसी गाजीपुर की सीमा पर है कूड़ों का यह दिव्य पहाड़ जिसे कोई नहीं हटा पाया। हम भारतीय कूड़ा हटाते नहीं बल्कि कूड़ों को ही अपने संसार का हिस्सा बना लेते हैं। एक मुसलमान आपकी हाउसिंग सोसाइटी में आ जाए तो लोग उसका विरोध करने लग जाते हैं, लेकिन उसी सोसाइटी में कूड़ा कचरा फैला होता है, लोग उसी के साथ जीने लग जाते हैं। तो हम सभी के भीतर गाजीपुर का यह पहाड़ मौजूद है जिस पर चील कौओं का राज है और जिसके बगल से लाखों लोग हर दिन भारत को विश्व गुरु मानते हुए गुजरते जा रहे हैं। जनता इसे समस्या के रूप में नहीं देखती है। कूड़े का यह पहाड़ उसके लिए संभावना है। जितना भी कूड़ा हो उसके बगल में वो जी सकती है, वो मैनेज कर सकती है। सबको यही भारत चाहिए जहां दे लेकर सब मैनेज हो जाए। सबको कूड़ा चाहिए, कूड़े का पहाड़ चाहिए। इसलिए अजीत पवार की कहानी एक केस के बंद होने की कहानी नहीं है। किस्सों में होता होगा कि जज बिक गया, अफसर बिक गया। किस्सों में होता होगा कि जनता 2000 के नोट और 2 बोतल शराब पर बिक गई। हकीकत में कहां होता है? होने दीजिए जो किस्सों में होता है, आप वो देखिए जो किस्सों में नहीं होता है। और वो क्या है जो किस्सों में नहीं होता है? अजीत पवार के चेहरे में केवल अजीत पवार का चेहरा नहीं होता है, उनके चेहरे में भारत की राजनीति का भी चेहरा है और वो चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है। 10 साल के दौरान उन्होंने राजनीति की हर अनैतिकता को, हर झूठ को नैतिकता और सच में बदल दिया। बात केवल वॉशिंग मशीन की नहीं है, वो बात तो सतही है जनता को समझाने के लिए, लेकिन बात उससे भी गहरी है। केस मुकदमे जहां दर्ज होते हैं वहीं से अब बंद होने लगे हैं। नरेंद्र मोदी ही भारत की राजनीति के चीफ जस्टिस हैं और जो चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हो रहे हैं वो बस उनकी राजनीति का ही कोई सितार बजाते नजर आते हैं, अंग्रेजी बोलते हुए खप जाते हैं। जब भी अजीत पवार के खिलाफ केस बंद होता है हाय तौबा मच जाता है। लेकिन आप उन लोगों की नजर से देखिए जो सिस्टम को मैनेज करते हैं और सिस्टम जिन्हें मैनेज करने में लगा रहता है, उनके लिए यह कितना बड़ा उदाहरण है। इससे सभी फिक्सरों का हौसला कितना बढ़ गया होगा। वो काफी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, सारे फिक्सरों की अंग्रेजी टॉप क्लास की होती है इंडिया में। इस घटना के बाद भारत में इतना तो भरोसा किया ही जा सकता है कि आयकर विभाग एक दिन केस बंद भी कर देगा। अगर जब्त कर लिया तब भी जो भी लोग इस टाइम अदालत से निराश हैं, सरकार से निराश हैं, उन सभी को आयकर विभाग से आस रखनी चाहिए। डू यू गेट माई पॉइंट? इस घटना से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को थोड़ा झटका लग सकता है। झारखंड चुनाव में उनसे पूछा गया, आप जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं उन्हीं को बीजेपी में ले आते हैं। हिमंता ने कह दिया, हमारी पार्टी में जो भी आए केस नहीं बंद होता है। उन्हें क्या पता था अजीत पवार को लेकर क्या खबर आने वाली है। अरे हमारा ये प्रदेश का सीएम है और मधु कोड़ा एक बहुत बड़ा जनजातीय नेता है, सबको सम्मान करना है हमें। हमारा पार्टी में कोई भी आ गया लेकिन केस विड्रॉ नहीं होगा। केस जैसे प्रधानमंत्री जी ने इशू खड़ा किया है वो इशू रहेगा। हमारा पार्टी में कोई भी ज्वाइन करेगा राजनीतिक दल का हिसाब से हम सबको लेगा जिसका भी जनता का समर्थन होगा, लेकिन कोई केस विड्रॉ नहीं होगा। चुनाव में बीजेपी के नेता कितनी गंभीरता से इस तरह के बयान दे देते हैं और जनता विश्वास कर लेती है। वे भी खूब चुनाव के बाद हंसते होंगे अपने इन बयानों को देखकर कि जब जनता कुछ भी यकीन करने के लिए तैयार है तो वे भी कुछ भी क्यों ना कहें और कुछ भी क्यों ना करें। सर पर बोझा लादे दिल्ली के सराय काले खां के पास चली जा रही इस आम जनता को क्या यह पता होगा या उसे इन बातों से मतलब भी होगा कि उसके कंधे का बोझ पीढ़ियों तक नहीं उतरता,
शहरों के बदलते बदलते रहने के बाद भी नहीं उतरता और यहां लोगों के खिलाफ 1,000 करोड़ का केस बंद हो जाता है, उनका बोझ हल्का हो जाता है। क्या इस पब्लिक को कभी पता चलता होगा? मैं बताता हूं अजीत पवार कैसे महान हैं। अजीत पवार को आयकर विभाग ने प्रताड़ित किया, सबने देखा। उनकी संपत्ति जब्त कर ली, वो भी 1,000 करोड़ की। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के खिलाफ केस हुआ, बेटे पार्थ पवार के खिलाफ केस हुआ। 2021 में मामला दर्ज हुआ। अब आप देखिए अजीत पवार की आत्मा की पवित्रता को, जब से मामला दर्ज हुआ तब से प्रताड़ित होने के बाद भी अजीत पवार ने आयकर विभाग से बदला नहीं लिया, बल्कि अपनी पार्टी तोड़कर पाला बदल लिया। इस तरह से आयकर विभाग को मौका मिला प्रायश्चित करने का, मामले को बंद करने का। अजीत पवार चुपचाप उप मुख्यमंत्री बनकर जनता की सेवा करते रहे और आयकर विभाग के अधिकारी उनके सेवा भाव को देख पिघलते रहे, अपनी बुरी आत्मा की धुलाई करते रहे। अगर अजीत पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर बीजेपी की सरकार न बनाई होती तो आयकर विभाग को आज भी उनके खिलाफ इन झूठे मामलों में जांच करने के लिए छापा मारने की नौटंकी करनी पड़ती। गोदी मीडिया ने कितनी बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाई होगी अजीत पवार के भ्रष्ट होने को लेकर। इस पवित्र आत्मा को कितना दुराचारी बताया होगा, भ्रष्टाचारी बताया होगा। लेकिन आज इसी भारत में अजीत पवार ईमानदार पाए गए हैं। इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है? जिस नेता को बीजेपी महाभ्रष्ट साबित करती रही, जेल में चक्की पिसिंग पिसिंग गाती रही, वह नेता आयकर विभाग द्वारा प्रमाणित हो जाए और उसके खिलाफ केस बंद हो जाए। इतना ईमानदार नेता आज की राजनीति में कोई नहीं मिलेगा। अजीत पवार ने साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी के दौर में आयकर विभाग ने इतने सच्चे और ईमानदार नेता को 1,000 करोड़ के आयकर मामले में प्रताड़ित किया। अजीत पवार ने खुद को सच्चा और प्रधानमंत्री मोदी को झूठा साबित कर दिया। इसका मतलब यही है कि अजीत पवार सही थे, गलत आयकर विभाग था। आयकर विभाग का नाम अब अजीत पवार विभाग रख देना चाहिए। इस विभाग ने अजीत पवार जैसे ईमानदार बेदाग शख्स को कई साल तक प्रताड़ित किया और उनकी ईमानदारी से अर्जित की हुई 1,000 करोड़ की संपत्ति को मुक्त कर दिया। इस केस के बंद होने के बाद आयकर विभाग के वो अफसर अब किसी और को फंसाने पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे नेता हैं जो दूसरे दलों में हैं। इन सभी को अगर बीजेपी के पाले में लाना है तो आयकर विभाग को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ईडी तो मेहनत कर रही है, लेकिन दर्जनों दलों से इतने बड़े पैमाने पर ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का बीजेपी में ट्रांसफर करवाना आसान काम नहीं है। इसके लिए सीबीआई और आयकर विभाग को भी मेहनत करनी होगी। उस दिन की कल्पना कीजिए जब हर दल के नेता अपने दल को छोड़ बीजेपी में आ जाएंगे, तब उस दिन आयकर विभाग और ईडी के अफसर क्या करेंगे? ये खबर देखी आपने, कितनी मेहनत से लोग भारतीय राजस्व सेवा की नौकरी पाते होंगे। लेकिन इतनी अच्छी नौकरी पाने के बाद भी 800 से अधिक अफसरों ने मोदी राज में सेवानिवृत्ति ले ली, डिपार्टमेंट ही छोड़कर चले गए। अब सोचिए कि जैसे ही जिला से लेकर राजधानी के नेता अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ जाएंगे, बाकी बचे अफसरों को भी सरकार निकाल देगी कि अब आपकी जरूरत नहीं है, आपका काम केवल केस बंद करना है। जैसे आपका काम हमारे अज्ञात इशारों पर केवल केस दर्ज करना रह गया था। आपने वो खबर तो सुनी होगी, गुजरात में कोई फर्जी ईडी का अधिकारी बनकर घूम रहा था। उसकी धौंस इतनी असली, गया एक दुकान पर छापे मारा, घर भी गया और बेचारे ज्वेलर जी का 22-23 लाख रुपया कैश और गहना लेकर चपत हो गया। 12 लोग धरे गए। अगर ये सभी बीजेपी में शामिल हो जाएं तो क्या पता इनके खिलाफ भी केस बंद हो जाए। जब असली ईडी फर्जी काम करेगी तो असली काम के लिए फर्जी ईडी की जरूरत तो होगी। गुजरात में जिन लोगों ने फर्जी ईडी बनाई है, उन्होंने केवल ठगी नहीं की, बल्कि ठगों के गिरोह में बदल चुकी भारत की संस्थाओं को एक्सपोज कर दिया। अगर आप आज के भारत में दुखी हैं तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको खुश होने का अचूक मंत्र देता हूं। आप मान लीजिए आप सुरेश नहीं हैं, राजेश नहीं हैं, अमरेश नहीं हैं। अगर केस मुकदमे से परेशान हैं, कोर्ट कचहरी से परेशान हैं और आपका नाम विजय, संजय और धनंजय है, तो आप एक काम तुरंत कीजिए, अपना नाम अजीत पवार रख लीजिए। या मान लीजिए आप
अजीत पवार है। सबसे पहले आप एक ड्रीम सीक्वेंस बनाइए ताकि सेट पर धुआं धुआं भर जाए। वैसे इस धुआं से मच्छर भगाते हैं, लेकिन ड्रीम सीक्वेंस तो ऐसे ही बनेगा। अब आप धुएं के पीछे से अजीत पवार की तरह दिखने लग जाइए। जैसे ही आप अफसर को अजीत पवार की तरह दिखने लग जाएंगे, आपके खिलाफ जिस भी तरह का केस होगा, चालान की पर्ची होगी, थाने में एफआईआर होगी, जीएसटी की फाइन होगी, सब के सब वापस होने शुरू हो जाएंगे। आप केस मुक्त हो जाएंगे। जयराम रमेश ने क्या क्या लिख दिया। आयकर विभाग ने 2021 में अजीत पवार, सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार की 1000 करोड़ की संपत्ति अटैच की। इन संपत्तियों को इनकम टैक्स ने रिलीज कर दिया। उस समय अजीत पवार विपक्ष में थे। 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले, जरांदेश्वर चीनी मिल घोटाले समेत कई केसों की जांच बंद कर दी गई। आप जयराम रमेश की चिंता ना करें, अजीत पवार बनने की सोचें। सोचिए, इस देश में 70,000 करोड़ के घोटाले से किसी को इतनी आसानी से मुक्ति मिली है कभी? अजीत पवार को मिली है। इसलिए आप चारों तरफ धुआं फैलाइए, धुएं के पीछे अजीत पवार बनकर खड़े हो जाइए। गुजरात से एक और खबर आई है। वहां पर 14 नकली डॉक्टर पकड़े गए हैं जिनके पास फर्जी डिग्री थी। एक डॉक्टर था जो बोर्ड बना लिया था, 70,000 रुपए में होम्योपैथी और आयुर्वेद के डॉक्टर होने का सर्टिफिकेट बांट रहा था। इनके पास 1200 फेक डिग्री का डेटाबेस था। जो लोग इन ठगों से इलाज कराकर गए होंगे, उनका डेटाबेस मिल जाए तो क्या बात हो। भारत में लोग फर्जी डॉक्टर बनने के लिए भी पैसे दे रहे हैं। इलाज क्या करेंगे यह भी नहीं सोचा, लेकिन जब हर जगह फर्जी काम हो रहा है तो फर्जी क्यों ना बना जाए। इन सभी फर्जी डिग्रीधारियों को अजीत पवार मानकर मुक्त कर देना चाहिए। केस मुकदमे वापस लेकर इन्हें तुरंत फ्री किया जाए। यूपी के बरेली में एक गिरोह ने एक मरे हुए व्यक्ति के नाम पर करोड़ों की जमीन बेच दी। जमीन के जाली कागज बनाए और एक नए आदमी की पहचान से मरे हुए आदमी के नाम के आधार, पैन और बैंक पासबुक बनाकर करोड़ों की डील कर ली। बरेली में ही डी फार्मा की फर्जी डिग्री देने वाले शेर अली जाफरी को पकड़ा गया तो पता चला भाई साहब सालों से फर्जी डिग्री का काम करते रहे हैं। 10 साल पहले उसने अपने कॉलेज में बीए की निर्धारित सीटों से ज्यादा प्रवेश लेकर वसूली कर ली। भारत में कुछ भी हो सकता है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, देश ईमानदारी से टैक्स भरने वाले नागरिकों की वजह से चल रहा है। उनकी इस ईमानदारी के बदले में सरकार उनका शुक्रिया अदा करती है। अजीत पवार ने सरकार को शुक्रिया अदा करने का मौका दिया है, इसलिए वित्त मंत्री को अजीत पवार का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, बल्कि हो सके तो माफी मांगनी चाहिए। एक ईमानदार करदाता को इनकम टैक्स विभाग ने सालों परेशान किया। क्या आपको याद है 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण में भारत सरकार ने कहा कि ईमानदार करदाताओं का खास तौर पर सम्मान किया जाना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय 2 के पैरा 36 में लिखा है, जैसा लिखा है हम वैसा पढ़ रहे हैं। लिखा है, जैसा कि लोग अक्सर अपनी सामाजिक स्थिति को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट उपभोग में लिप्त हो जाते हैं, यानी खर्चा पानी बढ़ा लेते हैं, मकान गाड़ी खरीद लेते हैं, वैसे ही किसी जिले के भीतर शीर्ष 10 उच्चतम करदाताओं के नाम को उजागर किया जा सकता है और उनको एक पहचान दी जा सकती है तथा उन्हें वीआईपी स्टेटस देकर एक उच्च सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस प्रदान किया जा सकता है, जिसके माध्यम से वह व्यक्ति नियमित आधार पर अपनी शान दिखा पाने में समर्थ होगा। बताइए, लिखा है यह सब आर्थिक सर्वेक्षण में। क्या अजीत पवार को आयकर विभाग वीआईपी स्टेटस देगा? उन्हें स्पेशल पहचान देगा कि एक करदाता भारत में ऐसा भी है जिसकी 1000 करोड़ की संपत्ति जब्त की, हमने कई साल जांच की और उसमें कुछ भी गलत नहीं मिला। इतने बड़े सैंपल में एक खोट नहीं। आप समझ सकते हैं, इसके बाद ईमानदारी का दूसरा नाम अजीत पवार रख देना चाहिए। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी लिखा था कि ईमानदार करदाताओं के नाम हवाई अड्डों पर होर्डिंग लगाकर लिखे जाएंगे। सड़कों और टोल बूथों पर फास्ट लेन में उन्हें विशेषाधिकार दिया जाएगा। तो क्या अजीत पवार को मोदी सरकार टोल फ्री पास भी देने जा रही है? क्या भारत सरकार किसी इमारत, स्मारक, विद्यालय, विश्वविद्यालय का नाम अजीत पवार के नाम पर रखने जा रही है?
आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा है, विचार यह है कि लोगों को ऐसे क्लबों की विशेष सदस्यता दिलाई जाए जो केवल उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाएं, बल्कि उन्हें सम्मान भी दिलाएं। ऐसे कदम ईमानदारी से करों का भुगतान करना सम्मानजनक है, जैसे सामाजिक मानदंड का प्रचार में सहायता कर सकती है। टैक्स पेयर चार्टर, ये टैक्स पेयर चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है और टैक्स पेयर के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों को संतुलित करने का और सरकार की जिम्मेवारी पक्की करने का ये बहुत अहम कदम है। टैक्स पेयर को इस स्तर का सम्मान और सुरक्षा देने वाले दुनिया में बहुत कम देश है, गिने चुने देश हैं। लेकिन अब भारत भी इस महत्वपूर्ण कदम की ओर अपने आप को ले जाकर के उसमें शामिल हो गया है। अब टैक्स पेयर को उचित, विनम्र और तर्क संगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है। यानी आयकर विभाग को अब टैक्स पेयर की डिग्निटी का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा। क्या महाराष्ट्र के हर शहर में पुल, सड़क आदि का नाम अजीत पवार के नाम पर नहीं रखा जाना चाहिए? बिल्कुल रखा जाना चाहिए। ऐसा करने से ही महाराष्ट्र और देश के युवाओं में ईमानदार करदाता बनने का सपना पैदा होगा, जज्बा पैदा होगा। साथियों, लंबे समय तक हमारे देश के लोग यही सोचते थे कि वो जो टैक्स चुका रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। उन्हें लगता था कि उनकी मेहनत से कमाए हुए पैसों को भ्रष्टाचार में उड़ा दिया जाएगा। लेकिन हमारी सरकार ने इस धारणा को बदल दिया। आज लोगों को महसूस होता है कि उनके पैसे का पाई पाई का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो रहा है। यह भाषण अजीत पवार को सुनना चाहिए। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। उन्होंने क्या कमाल तरीके से 1000 करोड़ की संपत्ति अर्जित की होगी। आयकर विभाग को जब्त करने के बाद कुछ भी नहीं मिला, आसान बात नहीं है, बल्कि उनकी इस संपत्ति को, इन संपत्तियों को भारत की सबसे ईमानदार संपत्ति का दर्जा मिलना चाहिए। और इस वीडियो को देखते हुए सभी को खूब हंसना चाहिए। अजीत पवार के खिलाफ केस या जांच बंद होने की तमाम खबरें ऑफ रिकॉर्ड आती हैं। कोई विभाग खंडन भी नहीं करता कि हमने जांच बंद नहीं की है। बस खबर आती है, आलोचना होती है और जांच बंद मान ली जाती है। यही आपका भारत है, चीज़ों का मैनेज करना। अगर आपके पास ताकत है तो आपके पास न्याय है। आपके खिलाफ कोई विभाग नहीं है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।